हेलो एवरीबॉडी, क्लास 24 आफ्टर राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, कल हमने मैटर स्टार्ट कर लिया था, मैटर के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज फिर कंटिन्यू करने वाले उन क्वेश्चंस को। तो सभी बच्चे हैं फटाफट से कनेक्ट हो जाइए भाई क्लास में, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी कनेक्ट हो जाइए क्लास में, जल्दी से। चलिए स्टार्ट करें। ओके तो टॉपिक मैं आपको बता ही चुकी थी कि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हो मैटर पे, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ देख लीजिए कि क्लास 24 अपना राजस्थान का बैच चल रहा है, महाराणा बैच सीईटी के लिए। सारे कोर्स के फीचर आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि 300+ आवर्स आपको कोर्स मिलने वाला है, वीकली टेस्ट होगा, कंप्लीट कोर्स कवर होगा, डाउट सेशन होंगे, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज एग्जाम होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले, प्रिंटेबल पीडीएफ और वीकली गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पे होगा। क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर से क्लास 24 का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें राजस्थान एग्जाम्स पे आपको आना है, देन उसके बाद में सीईटी में महाराणा बैच आपको लेना है, और फिर आप फाइनली इसको बाय नाउ कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइजेस रखी गई है, 1999 की इसकी कॉस्ट रखी हुई है। डन है, क्लियर है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, क्लास 24 का ऐप आप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए ताकि जितनी भी फ्री क्विजेस हैं और लाइव सेशन है वो आपको मिल सके। डन है। चलिए अब ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में हमने क्वेश्चन देख ही लिए थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक बार फटाफट से इनके आंसर फिर एक बार मैं फटाफट इनसे बता देती हूँ, क्योंकि हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर ली है, केमिस्ट्री की एक क्लास हम ले चुके हैं और स्टार्ट हो चुकी है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? एटॉर्नी लैविएजर को कहा जाता है। ये मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? ये मैंने आपको बता दिया था कि 5 होती है। कौन कौन सी होगी 5 आपके पास? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस। मैं फटाफट से यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि एक बार हो जाए कंफर्म। सॉलिड हो गया है, लिक्विड हो गया है, गैस हो गया है, उसके बाद में क्या हो गया है? प्लाज्मा हो गया है, और उसके बाद में क्या हो गया है? बॉन्स आइंस्टीन हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी 5 स्टेट हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? फटाफट से आंसर करो। कणाद के द्वारा कहा गया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित अंतरा आणुक आकर्षण बल के बढ़ते क्रम व्यवस्थित है? बढ़ते क्रम व्यवस्थित की हम बात कर रहे हैं कि मतलब जो फोर्स है वो बढ़ना ही चाहिए। तो फोर्स बढ़ेगा तो सबसे पहले गैस में होगा, गैस के बाद में आप किसको लेके चलोगे? लिक्विड को लेके चलोगे, और लिक्विड के बाद में क्या आना चाहिए? सॉलिड। तो यहाँ पे सबसे पहले गैस आ गई नाइट्रोजन, फिर लिक्विड आ गया ऑयल, और फिर सॉलिड में क्या आ गया? पत्थर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है? बी बन रहा है। आगे बढ़िएगा। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, दिवाली धमाका। ये जो दिवाली का जो पूरा सीजन चल रहा है उसी में जो कोर्स है उस पर 25% ऑफ रखा गया है। आप जो कोड यूज करेंगे वो दिवाली 25 यूज करेंगे। जितने भी क्लास 24 के ऐप चल रहे हैं उन सब के ऊपर क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो, जितने भी बच्चे अभी कनेक्ट हैं फटाफट से शेयर कर दो। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मैं आपको डिस्कस करवा चुकी थी कि जल में चीनी के घोल का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये नहीं लिखा हुआ नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्तियों में चले जाते हैं। तो मैंने कहा था कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। मतलब सी इसका क्या आ रहा था हमारे पास? डन आंसर आ रहा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बन रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एक परमाणु तत्व नहीं होता है? एक एक परमाणु तत्व की बात की गई थी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कॉपर, हीलियम और बैरियम ये सारे आपके पास मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, लेकिन आयोडीन ऐसा नहीं होता। तो सी इसका डन आंसर आ रहा है। सामान्य द्रव की अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण। अब देखो ये सारी तो कैसी है? भौतिक अवस्था है, बता चुकी थी ना मैं। ये सारा कैसा है? आपके पास भौतिक अवस्था होती है, लेकिन जो कोलाइडल है, कोलाइडल आपके पास क्या रहेगा? एक इफेक्ट रहता है। ठीक है, उसका जो वर्गीकरण की कोलाइडी अवस्था आप ले रहे हैं, समांगी ले रहे हैं, विषमांगी ले रहे हैं, इस तरीके से होगा। आगे बढ़िएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देख लीजिए कि पदार्थों की उन अवस्थाओं में से एक,
ठीक है, जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त करती है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उसको गैस कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, या बॉस आइंस्टीन कहा जाता है। तो इस तरीके की अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टीन उसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या मिल गया है? सी मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से कि सूखी बर्फ किसको कहा जाता है? ड्राई आइस का क्वेश्चन है, तो मैंने बिल्कुल आराम से बताया था कि CO2 की जो ठोस अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैटर से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गैस द्रवण के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था होती है? निम्न दाब वाली अवस्था ऐसी है, उच्च दाब वाली अवस्था ऐसी है। तो कंडीशन क्या थी? गैस को आपको लिक्विड में बदलना है। मैं बता चुकी थी, जब भी सॉलिड को आप लिक्विड में बदलोगे तो टेम्परेचर क्या करना है? ज्यादा करना है, और प्रेशर भी क्या करना है? ज्यादा। लिक्विड को अगर आप गैस में बदल रहे हो तो भी टेम्परेचर आपको क्या करना है? ज्यादा करना है। तो यहां पे देखो, अब हमें जस्ट अपोजिट करना है, गैस को लिक्विड में बदलना है। तो क्या होना चाहिए? दाब को आप हाई कर दीजिए, लेकिन तापमान वहां पे क्या हो जाना चाहिए? फटाफट बता दो, तापमान वहां पे कैसा हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। तो डी इसके लिए क्या आ रहा है? डन, और करेक्ट आंसर आ रहा है। आगे बढ़ो। किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर, वायुमंडलीय दाब हम किसको कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATM कहा जाता है। वन से मैं इसको डिनोट कर रही हूं कि एटमॉस्फेरिक कम करने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है। क्या स्थिति होगी? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप उसका ATM कम कर दोगे, ATP उसका कम कर दोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दोगे, तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन रहा है? बी बन रहा है। आगे बढ़े। चलो अब यहां से करना है हमें स्टार्ट कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फटाफट से बता दो, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो वाटर के लिए सही नहीं है? फिर मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसको समझाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है? जल्दी बताओ। थोड़ा बहुत जो फर्स्ट क्लास है मैंने उसमें थ्योरी के साथ ही आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था। जल्दी से आंसर कर दो इसका। क्या कह रहा है कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होता है? द्रव जल में H2 आबंध होते हैं, जल का उच्च क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या जल की उच्च गलन उष्मा होती है, या जल एक अध्रुवी अणु है। मतलब अध्रुवी मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फटाफट से आंसर कर दो, क्या होने वाला है? जल्दी। उसके बाद में थोड़ा बहुत हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फटाफट बताओ। एटम मैंने पढ़ा दिया था, मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ा दिया था, द्रव की अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब जैसे जल आ गया है तो जल के साथ एक बार मैं इसके फटाफट से अवस्थाओं पे डिस्कस कर लूंगी। तो देखो, जो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला है द्रव जल में H2 आबंध होते हैं। हाँ जी, H2 आबंध होंगे क्योंकि हम H2O से इसको डिनोट करते हैं। तो H2 आबंध है। जल का उच्च क्वथनांक होता है, हाँ जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लेके चल रहे हो, ठीक है। गलनांक की अगर आप बात करोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको लेते हैं। सबसे ज्यादा डेंस कब होगा वाटर? जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, तो इस टाइम पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा, ठीक है। पानी का जो सर्वाधिक घनत्व है वो कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल के उच्च गलन उष्मा होती है, हाँ जी, उच्च गलन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जल एक अध्रुवी अणु होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो भाई वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो आपके पास नहीं होता। पोलर मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो इस वजह से ये क्या हो गया है इसमें, तो बाकी को तो यहाँ कैंसिल कर देती हूँ। तो जो सही है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर वो क्या हो गया है? डी हो गया है। डन है, डन है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? क्वथन और वाष्पन दोनों ही सतही परिघटना होती है। बोथ बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन की बात करें आर सरफेस फिनोमिना होता है, या जब भी आप क्वथन की बात करें वो तो एक सतही फिनोमिना है, लेकिन जो वाष्पन है वो आयतन की एक परिघटना होती है। मतलब बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमिना, बट जब हम वेपोरेशन की बात करें हैं वो आपके पास माइक्रो फिनोमिना होता है, वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। ये कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि क्वथन और वाष्पन दोनों ही आयतन की परिघटना है। बोथ बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन आर माइक्रो फिनोमिना। लास्ट कह रहा है कि क्वथन तो एक स्थूल परिघटना है, एक आयतन की परिघटना है, लेकिन वाष्पन एक सतही परिघटना है। फटाफट से याद कर लो भाई क्या होगा? बॉइलिंग और वेपोराइजेशन
आप देखो इसका मैं छोटा सा डायग्राम पहले आपको यहाँ समझा रही हूँ कि जब भी हम इसकी बात करते हैं, ये आपके पास बीकर है, इस बीकर में क्या करना है, पानी को हमको क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, पानी में गर्म करना है, तो पानी क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। बॉईल होने के बाद आपने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, उसको और टेम्परेचर दे दिया, तो यहां से क्या निकल रही है, वेपर निकल रही है। आप फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जितने भी बच्चे हैं जल्दी बोलो क्या कंडीशन करेक्ट है इसके लिए। मैं फटाफट से पानी पी लेती हूँ, जल्दी बता दो क्या करेक्ट कंडीशन है इसके लिए। दो स्थिति दी गई है, कौन सा कथन सही है, आप बॉइलिंग को सरफेस फिनोमिना बोलते हैं या वेपराइजेशन को आप सरफेस फिनोमिना बोलेंगे। और अगर जिसको सरफेस फिनोमिना बोल रहे हैं तो उसको वॉल्यूम फिनोमिना बोल सकते हैं या नहीं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जनरल देखो, जब भी पानी गर्म किया होगा ना, देखो पानी गर्म है या ठंडा, मैंने एक शॉर्ट बनाया था, पानी गर्म है या ठंडा हमको कैसा पता चलेगा, सिर्फ उसकी आवाज सुन के, क्योंकि जो पानी गर्म है ना वो आवाज करेगा, क्यों, उसके मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उनको नीचे से टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जो भी आपने बीकर लिया उसमें चलना स्टार्ट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उस पानी में आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स द रीजन, सिर्फ एक यही तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि ये पानी गर्म है और ये क्या है, ठंडा है, बिना टच किए, तो यही एक मेथड रहेगा। फटाफट से आंसर कर दो इसका क्या होगा। ठीक है, आप देखो जब भी हम बॉइलिंग की बात करते हैं, पानी आप बॉईल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जब भी हम जब टेम्परेचर आपने ले लिया, हीट आपने ले ली, तो हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। यहां देखना किसकी विशिष्ट, किसकी बात कर रहे हो आप, विशिष्ट उष्मा की बात कर रहे हो, किसकी, विशिष्ट उष्मा की। तो जब भी हम विशिष्ट उष्मा की बात करेंगे तो टेम्परेचर 14 to 15 डिग्री में ही क्या हो जाता है, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जब पानी गर्म होगा ना बेटा, एक बात सुनना, पानी गर्म होना, ये पानी जब गर्म होगा तो इस बीकर में ही चारों तरफ क्या होता है, वो पानी घूमता रहेगा। मतलब जो बॉइलिंग है वो तो किस पे डिपेंड कर रही है, आयतन पे। तो क्वथनांक तो क्या हो गया, एक आयतन वाली घटना हो गई। ठीक है, इसको हटाओ, इसमें आयतन है, लेकिन अब वाष्पन के लिए एक बार बात कर लेते हैं। लेकिन वाष्पन कहां से होगा, जैसे ही पानी इस बीकर में है, ठीक है, पानी कहां पे आया, इस सतह से आया, तो भी सतह से तो वाष्प बनना स्टार्ट हो जाती है। तो सतह वाली जो सरफेस वाला जो फिनोमिना है वो कहां पे चला गया, इवेपोराइजेशन के पास। तो क्वथन तो एक आयतन परिघटना हो गई, किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। मतलब इसके अकॉर्डिंग डी इसका क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, डन है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ था, ये आधा ही लिखा है इसने, बॉइलिंग इज अ माइक्रो वॉल्यूम, आगे मैं इसको लिख लेती हूं, एंड, ठीक है, एंड इवेपोराइजेशन रीजन, ठीक है, इवेपोराइजेशन पूरा कर देती हूँ मैं इसको, इज ए, कौन सी है आपके पास सतही परिघटना, तो सरफेस फिनोमिना। डन है, चलिए तो डी इसका क्या हो गया है, करेक्ट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है, कंप्लीट है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। फटाफट से आंसर कर दो, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है आसवन के द्वारा, छनन के द्वारा, फिल्टर करके, उर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के द्वारा, या आसवन के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा। जल्दी से आंसर कर दो, ये विधियां आपके पास आ चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रही हूं कि आपको पहले थोड़ा बहुत और एक बार मैं समझा दूं। कुछ पॉइंट तो मैं आपको समझा चुकी थी, अणुओं के प्रकार तक हो गया था, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हो गया था। अब हम फिर द्रव की अवस्था, तो इससे पहले मैं उस चीज को पहले समझा देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कोशिश करते हैं कि ये हो जाए कंप्लीट। अब हम बात करें द्रव की अवस्था के बारे में, ये समझना पहले। द्रव की अवस्था की मैंने बच्चे 3 कैटेगरी आपको बताई थी। 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी, ठोस, द्रव और एक क्या हो गई है, गैस। सबसे पहले मेरी बात सुना, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना के मैं इसको जल्दी से आपको क्या कर रही हूँ, समझा रही हूँ। ये शायद मैंने बता भी दिया था कि ठोस की 2 कैटेगरी होगी, एक क्रिस्टलीय होता है, एक क्रिस्टलाइन होगा, एक अक्रिस्टलीय होगा। क्रिस्टलीय की जो आकृति है वो फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कांच ले लिया है या NaCl आपने ले लिया है। लेकिन जब हम अक्रिस्टलीय की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया वहां पे,
रबड़ हो गया, तो रबड़ का कोई आकार आयतन निश्चित नहीं हो सकता। तो ये तो ठोस तो मैं आपको करवा चुकी थी। जो नेक्स्ट पार्ट रह रहा है वो लिक्विड रह रहा है। अब फटाफट से जो सेकंड स्टेट है उसको समझना चालू करो। लिक्विड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, द्रव की अवस्था के बारे में हम जानेंगे। तो ये तो हो द्रव्य, इसको मैंने फिर गलत लिखा है यार, ये द्रव्य होता है, ये हो गया है द्रव्य जिसको आप मैटर कहते हैं। तो ये हो गया स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें जो अवस्था आप लेके चल रहे हैं, सेकंड तो फर्स्ट कंप्लीट हो गई, सॉलिड कंप्लीट हो गई, सॉलिड के दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। क्रिस्टलाइन भी हो गया, और दूसरा कौन सा था आपके पास, अमोर्फस। अमोर्फस भी हो गया, क्रिस्टलाइन भी हो गया, मतलब क्रिस्टली अक्रिस्टली दोनों हो गया। आज जो हम बात करें वो किसके लिए बात करें, लिक्विड के लिए। ओके डन है। तो लिक्विड और गैस मैं फटाफट से करवाती हूँ, उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन आपको जल्दी से सॉल्व करा दूंगी। यहाँ समझना, जब हम लिक्विड की बात करते हैं, द्रव अवस्था की बात कराते हैं, तो इसमें किस तरीके के पदार्थ लिए जाते हैं। द्रव मतलब क्या हो गया है, लिक्विड स्टेट। कैसे पदार्थ होंगे सारे, इसमें तरल पदार्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है कि तेल हो गया है, पानी हो गया, इस तरीके के एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब देखो उसका जब आप डायग्राम बनाओगे तो किस तरीके से बना हुआ रहता है, एक बार समझना। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटर मॉलिक्यूलरली जो फोर्स है वो मीडियम होगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरीके से एक बीकर यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ये कुछ बीकर आपने इस तरीके से लिया। अब ये तो मैंने बहुत ज़्यादा पास पास कर लिया, तो इतना पास तो करना ही नहीं है हमें, थोड़ी दूर रखेंगे इसको। तो ये सारे आपके पास क्या है, लिक्विड, ठीक है। जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल। क्या कहा जाता है, अंतर आणविक बल होता है। ये कैसा होता है, मध्यम होता है, मीडियम फॉर्म का होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि इस अवस्था में पदार्थ की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन निश्चित होता है। यहाँ समझना, आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति, पहले मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, क्या बोला है मैंने, फर्स्ट पॉइंट, पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन आकार कैसा होगा, निश्चित होता है। समझ में आ गया, आकृति निश्चित नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोल, अरे यार आयतन लिखना है मुझे यहाँ पे, आयतन निश्चित होता है, समझना। अब आयतन निश्चित होने का मतलब, देखो जस्ट इन अ जनरल एग्जांपल हम क्या बात कर रहे हैं, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, एक टैंक ले लिया, इस पूरे के पूरे टैंक में आपके पास क्या भरा हुआ है, पानी। अब पानी जैसा है, आप देखो इसकी आकृति निश्चित नहीं है, आकृति निश्चित नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे 1-2 और एग्जाम्पल बना लेती हूँ। इस तरीके से क्या कर लिया है आपने, एक बॉल ले लिया है। अब इस बॉल में भी क्या करना है, आपको कोई लिक्विड ले लेना है। लिक्विड में भी फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले लेती हूँ, वापस पानी ले लेती हूँ। तो अब इस लिक्विड का आकार कैसा हो गया, इसे आयतन तो निश्चित है ना। अगर आपने पानी को कांच के ग्लास में डाला है तो वो उसी शेप में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पानी इस बॉटल में है, तो पानी का आपके पास शेप क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। मतलब इसका आयतन निश्चित है, इसने पानी ने इस बॉटल का आयतन, इसका वॉल्यूम एक्सेप्ट कर लिया, तो यही रहेगा, लेकिन आकृति अलग है। अलग मैं इसको इसी तरीके से इस बॉल में डाल दूंगी तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, बॉल जैसी, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। वॉल्यूम के मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इन 3 फॉर्मेशन की हम यहाँ बात करें। ये थोड़ा सा रॉन्ग मैंने बना दिया, इसको मैं नीचे ले लेती हूँ, ठीक है। किसकी बात करें, इस फॉर्म की हम बात करें। ये x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो गया, z, लेकिन ये तो क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। जैसा आप इसके डायमेंशन की बात करोगे, इसका x तो ये हो गया, y ये हो गया, और z पॉइंट इसकी लंबाई हो जाती है। अगर मैं इस पॉइंट से बनाऊंगी तो ये वाला तो क्या हो गया, x हो गया,
इधर जाओगे तो y हो गया और नीचे आओगे तो क्या हो गया, z हो गया। तो ये जिस शेप का आप बॉटल ले रहे हैं या बॉल ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये आया। दूसरा, इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं लिक्विड के बारे में। तो जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी की आकृति ले लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको, या इसी के अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ कि जिस पात्र में रखते हैं उसी की आकृति ये ले लेते हैं। तो जिस पात्र में डालते हैं, रखते हैं, उसकी आकृति ये ले लेते हैं। उसकी आकृति ये एक्सेप्ट कर लेंगे। डन है, कंप्लीट है, यहां तक हुआ। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, द्रव बहते हैं और अपनी आकृति परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए ये कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब भी हम इनके अंतर आणविक बल की बात करेंगे वो कैसा है, मध्यम। सॉलिड की कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, इसलिए ये अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, बार बार चेंज कर लेते हैं। ओके, अब देखो जब भी हम बात कर रहे हैं ये कम सघनता से संपीड़ीय होते हैं। कम सघनता से मतलब कंप्रेसिबल, इनके अंदर दाब का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। डन है, कंप्लीट है। चलिए आगे देखने का, इस पॉइंट को समझने का, यदि बल इतने पर्याप्त होते हैं कि आप देखो मेरी बात सुनो, जब भी हम जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और फिर वो लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो वहां पर चलना आपके पास स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारा किसके लिए हुआ, लिक्विड के लिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? दो ही पॉइंट याद रखना है, आकृति निश्चित नहीं है लेकिन आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करना स्टार्ट करें वो कौन सी स्टेट है आपके पास, गैस है, ठीक है। चलो गैस अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो गैस तो ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। तो देखना, इस अवस्था में द्रव की न तो आकृति निश्चित होती है और न ही उसका आकार निश्चित होगा। यहाँ एक पॉइंट मैं इसके साथ लिख देती हूँ कि ना तो आकृति निश्चित है, या पदार्थ की लिख देती हूँ ना, पदार्थ की आकृति व आयतन दोनों निश्चित नहीं है। ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। दोनों ही चीज यहाँ पे फिक्स नहीं होती है। क्लियर है। चलिए आगे देखो, एक दो पॉइंट और इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। एक दो पॉइंट क्या है, जिस पात्र में हम इसको रखते हैं आकार और आयतन वैसा ले लेते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मैं फटाफट से एक डायग्राम आपके लिए बना देती हूँ। तो इस तरीके से क्या किया आपने, एक बीकर लिया, इसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ और मैंने इतनी इतनी दूर यहाँ पे मॉलिक्यूल रख दी है। अब जो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की जब हम बात करेंगे, ये जो बीच में इस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, अंतर आणविक बल, ठीक है। वो फोर्स कैसा होता है, कम, या कम तो ना लिख के मैं तो उसको नगण्य ही लिखूंगी, बहुत कम तो लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने बहुत कम, ब्रैकेट में नगण्य भी लिख देती हूँ, न के बराबर होगा, ठीक है। आकार और आयतन निश्चित नहीं होगा। गैस आपने किसी में भी डाली है उस बीकर में वैसी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा भी लीकेज पॉइंट हो गया तो वो बाहर रिसाव होने लग जाएगी, ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर लिक्विड में ऊपर हॉल किया है तो नहीं निकलेगा। बॉटल है ना, ये बॉटल फॉर एग्जाम्पल, इस बॉटल में मेरे पानी कितना है, अभी पानी इतना है, दिख रहा है, दिस इज विजिबल। चलो इतना पानी है, यहाँ तक के लेवल का है। अगर मैं बॉटल का ये ऊपर का कवर या ये जो ढक्कन है ये हटा देती हूँ तो भी पानी ऐसे रहेगा। लेकिन अगर इसमें गैस भरी होती, अभी मैंने इस बॉटल में पूरे में H2O भर दी होती, ठीक है, पूरा H2O से भरा हुआ है, लेकिन जैसे आप इस ढक्कन को अगर यहाँ से खोलते तो पूरा का पूरा H2O बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम सोडा पीना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सोडा की जो बॉटल होती है उस बॉटल को थोड़ा सा आप इस तरीके से शेक करोगे और इसको जब ओपन करोगे तो सारी की सारी CO2 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और CO2 तो हमारे लंग्स के लिए बहुत ज्यादा खराब होती है, ठीक है। कंप्लीट है। तो ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है, और ये विसरित और होती है, क्या, विसरण की प्रवृत्ति और इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है।
अब देखो जब भी हम बात करें हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो गैस बहुत अधिक संपीड़िय होती है, याद रखना। डन है। अब देखो, अब थोड़ी देर बाद में लिक्विड फॉर्मेशन एलपीजी की हम बात करें तो बहुत अधिक संपीड़िय कंप्रेसिबल होती है, तो यहीं पे मैं लिख देती हूं कि ये बहुत अधिक संपीड़िय होती है, कंप्रेसिबल। बहुत अधिक क्या होती है, उड़ के चला गया, बहुत अधिक क्या होती है आपके पास, कंप्रेसिबल होती है। यहां तक कंप्लीट है, क्लियर हुआ। चलो अब देखो, जब हम गैस अवस्था की बात करते हैं तो उसमें कण कैसे होंगे, अनियमित और अत्यधिक तीव्र होते हैं, जिसके कारण ये कण आपस में पात्र की दीवारों से टकराते हैं और गैस पात्र की दीवारों पर क्या होता है, दाब। अब मैंने लाइन लिखी है बहुत अधिक कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल क्यों, आपने इस बीकर में क्या कर ली, गैसेस मॉलिक्यूल ले ली। ये अब ये देखो इतनी इतनी दूर है, इतनी इतनी दूर है, इनको जगह ज्यादा मिल रही है, जगह ज्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा है, मतलब गतिज ऊर्जा क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। अब गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो बार बार यहाँ पे क्या होता है, कॉलिजन होता है, संगठन बार बार होगा, कॉलिजन बार बार होता है। बार बार होने से क्या होती है, वो दीवार से टकराती है, और जितना ज्यादा दीवार से टकराती हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है, संपीड़न बढ़ता है। यहां तक कंप्लीट है, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इसका संपीड़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। डन है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, यहां तक हो गया। गैसेस के बारे में हम पूरा का पूरा क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो जो दो स्टेट बची है, उन दो स्टेट के बारे में भी हम जान लेते हैं। एक तो क्या होती है, प्लाज्मा, और दूसरी होती है बोस आइंस्टीन। तो मैं इसको भी समझा देती हूँ, एक बार प्लाज्मा वाली स्टेट को बताती हूँ, फिर बोस आइंस्टीन को यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। तो नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ स्टेज होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अब देखना, प्लाज्मा को समझने की कोशिश करना, क्या होगा, इसको हम फोर्थ स्टेट कहेंगे। किसी भी मैटर की कौन सी स्टेट होती है, ये फोर्थ स्टेट होती है। यहां समझना कि अत्यधिक ऊर्जा वाले प्लाज्मा की जब भी हम बात करते हैं तो ये अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बनी होती है। तो यहां पे मैं क्लियर लिख देती हूं, अधिक ऊर्जा वाले, तो अधिक ऊर्जा वाले व उत्तेजित कणों से बनी होती है। पहली बात तो ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और जो एक्साइटेड एटम होंगे उसकी स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा से डिनोट करते हैं। कंप्लीट है, डन है, क्लियर है। चलो इस अवस्था में कण क्या, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं, आयनाइज्ड हो जाएंगे। याद रखना, मॉलिक्यूल कैसा होगा, आयनाइज्ड हो जाता है, गैस रूम में होंगे। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अरे भाई कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई और नियॉन बल्ब होगा उसके अंदर प्लाज्मा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देती हूं फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या लिखा है, नियॉन बल्ब। अरे ये बल्ब मैंने छोटा कैसे लिख दिया, नियॉन बल्ब, ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने वही यार हिंदी का तो बड़ा ही इशू है, नियॉन। अब मैं इसी को बल्ब बना देती हूँ। नियॉन बल्ब में क्या होता है, आपके पास प्लाज्मा होता है, ठीक है, याद रखना। ये फोर्थ स्टेट है, किसी भी मैटर की जो फोर्थ स्टेट होती है वो आपके पास कौन सी है, प्लाज्मा। अब देखो क्या होगा, विद्युत जब भी प्रवाहित होती है इसके अंदर तो जो भी गैस इसमें उपस्थित होगी वो क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाती है। याद रखना, जिसके कारण जो भी बल्ब दे रखा है और ट्यूब दे रखा है उसमें एक चमकीला प्लाज्मा बनता है। याद हो गया, डन है। तो इसमें अब कंडीशन क्या है, विद्युत प्रवाहित होने पर, लिखती जाती हूं मैं यहाँ पे विद्युत, ताकि याद रहे, प्रवाहित
होने पर गैस क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, आयनाइज मतलब गैस कैसी हो जाती है, आयनित हो जाती है, जिससे जिससे एक चमकीला पदार्थ बनता है, चमकीला पदार्थ बनता है। और वो क्या हो गया है आपके पास, जो स्टेट आपके पास आई है उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, उच्च तापमान के कारण तारों में भी प्लाज्मा बनता है, जिसके कारण वो चमकते हैं। ज्यादा हाई टेम्परेचर की जब भी हम बात करते हैं तो यहीं पे मैं लिख देती हूं। ठीक है, ये तारों का चमकना प्रकाश वाली स्टेट में तो अपवर्तन है। ठीक है, तो तारों के उच्च या तारों का चमकना किसकी वजह से होता है, उच्च तापमान की वजह से, वहां जो गैसेस हैं वो प्लाज्मा स्टेट में होती है। ठीक है, कंप्लीट है, क्लियर है। चलिए, तो ये आपके पास प्लाज्मा स्टेट हो गई। नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेट है उसको हम फटाफट से, मैं एक बार इसको समझा देती हूँ, उसको हम बोस आइंस्टीन कहते हैं। क्या कहा जाता है, बॉस आइंस्टीन। अब बॉस आइंस्टीन समझना, आपके पास बॉस आइंस्टीन में क्या आ रहा है एक बार फटाफट से समझ लो। इसको हम बीईसी, बॉस आइंस्टीन है तो कहीं कहीं पे आपको ये बीईसी, मतलब ये तो इसकी बेसिक शॉर्ट फॉर्म हो गई, इस फॉर्म में भी हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एक बार समझना क्या होगा बॉस आइंस्टीन की कंडीशन में, कि इस अवस्था का नाम वैज्ञानिक किस पे रखा हुआ है, बॉस आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बॉस पर, जो भारत के थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन, तो दोनों के साथ इसलिए बॉस आइंस्टीन कह दिया है। नाम मैं लिख रही हूं यहाँ पे, क्या बोला है मैंने, सत्येंद्र नाथ बॉस, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सत्येंद्र नाथ बॉस प्लस कौन सा आ गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, दोनों के नाम पे ही इसका नाम रखा गया, बॉस आइंस्टीन, बीईसी स्टेट की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, सामान्य अगर नॉर्मल एयर की हम बात कर रहे हैं तो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग में जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करते हैं तो उसको रेडी किससे किया जाता है, बीईसी से उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रही हूं, जब भी हम सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग को, ठीक है, कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करते हैं, मतलब इस स्टेट में गैसेस क्या की जाएंगी, ठंडा की जाएगी, नॉर्मल गैस का। तो मैं यहां लिख रही हूं सामान्य गैस का 1,00,000वें हिस्से को बहुत कम ताप पर क्या करना है भाई, ठंडा करना है। इसको हम कौन से बोलते हैं, बीईसी की स्टेट इसको कहा जाता है। कंप्लीट है। चलिए, जब हम बात करेंगे नॉर्मल, तो जो दोनों ही वैज्ञानिक थे बॉस आइंस्टीन, तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था जब उन्होंने निकाली थी, बीईसी की अवस्था उन्होंने निकाली थी, दोनों को ही नोबेल प्राइज से नॉमिनेट किया गया था। तो ये क्या हो गई है आपके पास, फिफ्थ स्टेट हो गई है। चलो, वो जो क्वेश्चन हमारा बचा था एक बार उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये पद्धति तो हम बाद में देखेंगे, जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आ ही गया था, वो छूट जाएगा वरना क्वेश्चन आपका, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड, हाँ कि पृथक करने की विधि कौन सी, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। अब ये विधियां भी मैं आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया है तो फटाफट से पहले इसका क्या कर लो, आंसर देख लो। तो आयोडीन और पोटेशियम दोनों को हम ऊर्ध्वपातन से, सब्लिमेशन से हम क्या कर सकते हैं, अलग। तो सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। डन है। चलो, कल फिर मुलाकात होगी। ये दिवाली का जो पर्व चल रहा है इसमें क्लास 24 की तरफ से, जो फटाफट से एक बार मैं इसको जल्दी से आपको बता देती हूँ, क्लास 24 की तरफ से जो इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो सेल चल रही है ना, सेल नहीं, इसको ऑफर ही कहेंगे। ठीक है, ये ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास 24 की तरफ से 25% ऑफ चल रहा है सारे कोर्सेज पे, तो आप फटाफट से इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जितने भी कोर्सेज अगर आप इंटरेस्टेड हैं। चलिए, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।